हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय मनीवाइज। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आप डिस्कस करने आई हूँ आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2। जब हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं, आपकी जब स्ट्रैटेजीज बननी शुरू होती हैं, आरबीआई ग्रेड बी इज एन एग्जामिनेशन विच इज रेजिंग देयर स्टैंडर्ड्स विद एवरी ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। पिछली बार के एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए, उसका प्रीलिम्स वाज आई वुड से अ टफ prelims. Why a tough one? Because most of the questions were moderate to difficult. मतलब आपको mostly questions वहाँ मिलेंगे. In fact, English के भी कुछ ऐसे questions थे जिनमें आपको question को दोबारा read करने की जरूरत पड़ रही थी कि वो बेचारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, what is that particular question talking about. Even someone who knew about English very well, they were having troubles, not because of anything कि they were not able to get what the question is saying, but the point was कि उस question के अंदर से ना वो inference निकालना मुश्किल हो रहा था, ये किस चीज से रिलेट कर रहा है. इंग्लिश समझ में आ रही है, लेकिन ये जो नीचे के पॉइंट्स हैं ये किस चीज से रिलेट कर रहे हैं. द क्वेश्चन फॉर्मेट हैज बीन इवॉल्विंग. दैट मीन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, यू विल हैव टू सिट सीरियसली. एक रैंडमली जाकर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देते हैं, दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस. इस एग्जाम के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 वर्सेस फेज 2. ओके, जो हम इसके फेज 1 और फेज 2 की बात करते हैं, फेज 1 इज एमसीक्यू बेस्ड वाइल फेज 2 इज एमसीक्यू बेस्ड बट डिस्क्रिप्टिव एज वेल. पिछले साल से उन्होंने ये चेंज लाया था जहां पर वो कहते हैं कि एमसीक्यूज यहां कर रहे हो, एमसीक्यूज यहां पे करोगे, लेकिन एक फर्क ये आया कि एमसीक्यूज जो हैं वो इस फेज के अंदर एमसीक्यूज के साथ में डिस्क्रिप्टिव भी आ गया. मतलब आपको आंसर राइटिंग भी करनी है. नॉट नोइंग ओनली विल हेल्प यू. दैट मीन्स फेज 1 क्लियर करने के बाद यू विल हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. यू विल हैव टू सिट बैक एंड प्रिपेयर फॉर फेज 2 इन अ प्रॉपर वे. यही एक डिफरेंस है फेज 1 और फेज 2 के अंदर, जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. जब हम आरबीआई ग्रेड बी के फेजेस की बात करते हैं, सबसे पहला फेज 1 होता है. दिस इज समथिंग जो एक क्वालिफाइंग पेपर की तरह बन जाता है, बिकॉज फेज 2 और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं आपकी अल्टीमेट सिलेक्शन के अंदर. दैट मीन्स फेज 1 आपका क्लियर करना जरूरी है, लेकिन फेज 2 विल हेल्प यू टू गेन द वेटेज विच इज रिक्वायर्ड टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, चलो फिर बात करते हैं फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू की. जब हम इन तीनों चीजों की इकट्ठी बात करते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट डू वी थिंक अबाउट. ओके, जब हम बात करते हैं फेज 1 की, फेज 1 में वी हैव 3 or 4 बेसिक थिंग्स. दैट मीन्स हमारे पास कई चीजें आ जाती हैं. वी नीड टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1, तो फेज 1 के बारे में हम क्या देख सकते हैं. फेज 1 में ना अपना जो टेस्ट है दैट इज अराउंड ऑफ 120 मिनट्स. 120 मिनट्स का आपका ये एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जीए का पोर्शन सबसे ज्यादा है. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट दैट टू बी नोटेड कि हमारा ये जो एग्जाम है, इसके अंदर जीए का पोर्शन इज ऑफ 80 मार्क्स, जबकि रीजनिंग इज अगेन ऑफ 60. उसके बाद बाकी सब आपके पास आ जाते हैं 30-30 के. अगेन 200 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर हो जाता है, जिसके अंदर आपके पास 80, 60, 30 एंड 30 मार्क्स रहता है. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन द फर्स्ट लेवल कैरीज मोर मार्क्स इन टर्म्स ऑफ जीए. उसके बाद अब जैसे हम अगले लेवल पर जाएं, अगले लेवल हम देखते हैं, दैट इज द फेज 2. फेज 2 इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फेज 1. फेज 1 जहां पर आप सिर्फ ये देखते हैं कि आपका पेपर क्या है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है. फेज 2 आपका ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है. मतलब पहले अगर हम बात करते हैं पेपर 1 दैट इज ईएसआई का पेपर देखेंगे, तो वो वहां पर आपका आ जाएगा 30 मार्क्स का पेपर जो है, दैट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव. देन डिस्क्रिप्टिव इज ऑफ 6 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 4. उसके अंदर आपके पास 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं. अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो ओनली 4 विल बी टेकन अप. दैट मीन्स आप ओवर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. और टेक्निकली देखा जाए तो ओवर अटेम्प्ट करने का शायद आपके पास समय भी उतना कम हो. व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन, इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज. इट इज ऑलवेज बेटर यू चूज दोस 4 क्वेश्चंस एंड डू इट करेक्टली. देन इसके लिए आपके पास 30 मिनट थे. 30 क्वेश्चन 50 मार्क, यानी कि कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के और कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर के. तो इस तरीके से 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस, इट इज वेरी गुड. इसमें समय ज्यादा मिलता है. लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव की बात आती है, यू हैव 90 मिनट्स टू कंप्लीट द पेपर. तो ये आपके 50 और 50 यहां पर खत्म होगा आपका ईएसआई का पेपर. फिर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा. इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे. प्रेसी होगी, देन देयर इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक एसे. दिस विल कैरी 90 मिनट्स का पेपर हो जाएगा, एंड दिस इज अगेन ऑफ 100 मार्क्स. मतलब आपको तसल्ली से बैठकर फिनिशिंग ऑफ ईएसआई, देन फिनिशिंग ऑफ द इंग्लिश पोर्शन, देन यू हैव अनदर एग्जामिनेशन
कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये अगेन 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 90 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है। एन एग्जॉस्टिव प्रोसेस ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन, बट समथिंग वेयर यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि पहले आपको ईएसआई का पेपर देना है, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव भी आ गया, फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ गया, सेम लाइंस पर। इसमें आपके पास 30 मिनट होंगे और आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव उसके बाद देना होगा, जिसमें आपको 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों के क्वेश्चंस होंगे। टेक्निकली देखा जाए तो फाइनेंस की वेटेज थोड़ी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द मैनेजमेंट, एंड देन इट विल कैरी 50 मार्क्स। That means only knowing the stuff is not enough. ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फर्क कहाँ जाता है? ऑब्जेक्टिव में आपको ये चिंता नहीं होती है कि हाउ एम आई गोइंग टू प्रेजेंट द आंसर, आंसर कैसे दिखाना है मैंने, वो चिंता नहीं होती। लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव की तरफ मूव करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में वी डोंट हैव एन ऑप्शन देयर, वी हैव टू बी वेरी मच आई कैन से थोड़ा ज़्यादा आपको उस चीज़ को लेकर ओपन अप रहने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपको आंसर को डिस्क्राइब करना है, उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिकॉज दैट प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू डिटरमिन कि आप किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन क्या चल रहा है, उसको किस तरीके से आप चला रहे हैं, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन कि आपका इसके बाद का अगला लेवल पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। थोड़ी समझदारी के साथ चलने वाली जगह है फेज 1 और फेज 2 के अंदर। सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, नंबर 1 जो फेज 1 है वो क्वालिफाइंग है, जबकि फेज 2 ऐसा नहीं है। फेज 2 और फेज 3 यानी कि आपका इंटरव्यू वाला जो पोर्शन है, फेज 2 एंड इंटरव्यू वाला पोर्शन दोनों मिलकर आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस के अंदर वेटेज रखते हैं। जबकि फेज 3 की अगर हम बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स फेज 1 और फेज 2 की तरफ पहुंच जाते हैं, उनको इंटरव्यू फेस करना होगा इन द फेज 3। ठीक है, यहां पर आकर उनका इंटरव्यू राउंड होगा विच विल कैरी 50 मार्क्स, 50 नंबर का इंटरव्यू है, और वो आप तब पहुंच पाएंगे जब आपने फेज 1 क्लियर किया होगा और फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू पोर्शन। आफ्टर यू मूव फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू पोर्शन, व्हाट हैपेंस, ईएसआई और फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए जब आप देखते हैं, इनका जो पेपर पैटर्न है वो 30 क्वेश्चंस होंगे विच विल कैरी 50 मार्क्स। मतलब इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पास 1 मार्कर आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके पास 2 मार्कर्स आ जाते हैं। ये है आपके फेज 2 का पहला लेवल। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव के केस में आपको कोई 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, 2, और इसके अंदर मार्किंग स्कीम किस तरीके से, 4 किस तरीके से, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं 15 मार्क के और 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको 10 मार्क्स के। दैट मीन्स आपके पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए, उनमें से 3 15 के दिख रहे होंगे और 3 आपके पास 10 मार्क्स के दिख रहे होंगे। आप 15 मार्क में से 2 करेंगे और 10 मार्क्स में से 2 करेंगे, दैट मीन्स आप में 3 में से 2 करने के ऑप्शंस वहां पर रहेंगे। आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शन ऑफ 15 मार्क्स एंड ऑफ 10 मार्क्स। देन दे आर सेइंग कि इन केस अगर आप मोर देन 4 क्वेश्चंस डाल देते हैं आंसर्स के अंदर, तो जो आपके पहले 4 होंगे वो ही इवैल्यूएट होंगे, मतलब ओवर अटेम्प्ट करने का फायदा नहीं होगा, ओनली द फर्स्ट 4 विल बी इवैल्यूएटेड। सो यू नीड टू मेक श्योर व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, योर प्रेजेंटेशन, योर थॉट प्रोसेस, हाउ डू यू लुक फॉरवर्ड टू द वर्किंग, सारा कुछ उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको बताना भी है उसको। कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी इंप्रूव्ड, स्पेशली द राइटिंग skills. Then when we talk about the MCQ portion, it is something जो आपने फेज 1 में भी फेस किया होता है, फेज 2 के अंदर बस उसका डिस्क्रिप्टिव में आपका अलग आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए जो स्ट्रैटेजी आपने फेज 1 में यूज की थी बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंसिव होकर फेज 2 में उतरना है। मतलब फेज 2 एक स्टूडेंट के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। इन व्हाट सेंस? इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव पोर्शन यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ी सी एमसीक्यू प्रैक्टिस की है उसके ऊपर, उस कंसेप्ट को आपको इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा रखना है, क्योंकि आपको प्रेजेंट नहीं करना। लेकिन जब आप फेज 2 में जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी देखना है और प्लस सब्जेक्टिव भी देखना है। मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए कंसेप्ट स्टडी और एमसीक्यू प्रैक्टिस फर्स्ट फेज में की थी वो सेकेंड फेज में भी जाएगी, बट उसके बाद आपको सब्जेक्टिव के लिए आपको राइटिंग स्किल्स पर भी वर्क करना है। यू हैव 90 मिनट्स टू डू द क्वेश्चंस एंड देन दैट मीन्स दोस 90 मिनट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि उस 90 मिनट्स के अंदर आपको अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके उसको लिखना है। दीज एग्जामिनेशंस आर नाउ कंप्यूटर बेस्ड ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशंस, मतलब आपको
कीबोर्ड के साथ में काम करना है और आपकी कीबोर्ड पर आपका हाथ जितना तेज चलेगा उतना अच्छा, मतलब पहले ब्रेन तेज चलाओ क्योंकि समय कम होगा, और उसके साथ साथ अपनी टाइपिंग स्पीड पे वर्क करो। उसके साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका क्या रहेगा वो सारा ब्लूप्रिंट पहले दिमाग में बनाना, फिर उसको लिखना। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू दीज थिंग्स। इसीलिए फेज 1 क्लियर करना वैसे ही एक डिफिकल्ट टास्क है, बट फेज 2 की तरफ जाना इज अगेन अनदर लेवल ऑफ challenge. So if you are looking forward to RBI grade B, do not take it lightly because this examination requires clear and specific hard work. अगर आपने दूसरे भी एग्जाम्स दे रहे हो लेकिन जब आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करने बैठोगे, सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी का नाम लेकर, सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के फॉर्मेट, सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी का पूरा फॉर्मेट, आपको उसको स्टडी करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। सो ऐसा नहीं है कि आप एक जनरल वे से प्रिपरेशन करते चल रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी आया और देने चले गए, वो चीज मत कीजिएगा। थिंक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, वर्क लाइक एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर व्हेन यू आर स्टडिंग। ठीक है, पहले ही उस चीज को सोच चलो कि मैंने क्या क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर, आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करके, टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करके फिर इस पेपर में जाना, सो दैट यू हैव ऑल द, I can say, those ammunitions which are required when you're going for the war. When you're looking for this examination, it's your brain. आपका ब्रेन यहाँ पर सही से काम चल रहा होगा। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट वट एवर इज गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, मैंने क्या पढ़ा है उस पेपर के लिए, क्या क्या चाहिए, क्या मेरी सही प्रेजेंटेशन चल रही है कि नहीं चल रही है, उस चीज के लिए वर्क करते रहिएगा। सो बाय द टाइम नोटिफिकेशन कम्स यू कैन वर्क टुवर्ड्स योर टेस्ट, while before that work on collecting the information, learning all those things, ताकि जब आप पेपर देने जाओ आपको वो डर ना रहे whether I know about the things or not. So this is where I end my particular session of phase 1 and phase 2 का डिफरेंस क्या है। लेकिन जब आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करते हैं तो इसकी प्रिपरेशन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होनी बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रिपरेशन के समय आपको पता होना चाहिए इनका सिलेबस क्या है, किस तरीके से मुझे चलना है, प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर इनके सिलेबस रिव्यूअल तक, इनकी जो डिसाइडेड, इनकी जो एडवाइस या सजेस्टेड बुक्स हैं उनको रिव्यू करने से लेकर अपने कौन से एक्स्ट्रा नोट्स आपको पढ़ने हैं, वो सब चीज़ों को देख कर चलिए when you're looking forward to this particular officer or position, that is RBI grade B officer. Good place to go, but all you need is extensive hard work and strategy. Thank you.